हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, हमारे मिशन लेक्चरर की सीरीज़ के अंतर्गत आज हमारी ये जो है प्रवक्ता हिंदी के लिए डेमो क्लास है। तो दोस्तों, आपको हमारी क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से दोस्तों प्रवक्ता के अंतर्गत 2-3 सब्जेक्ट की यहाँ पर लगातार क्लासेज आपको मिलने वाली हैं। तो ये हमारी डेमो क्लास हिंदी के लिए है, तो ज़रूर वॉच कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, जो अन्य अभ्यर्थी हैं वो अपने हिंदी वाले फ्रेंड्स को इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, जिससे उन तक ये क्लास पहुंच सके। तो दोस्तों, जो भी हिंदी के एस्पिरेंट हैं जिन्होंने प्रवक्ता हिंदी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, वो अपना फीडबैक इस क्लास के अंत में आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर दीजिए कि आपको लगातार ये क्लास का जो है प्रोवाइड करानी है। और साथ ही दोस्तों, उम्मीद है आपको क्लास अच्छी ही लगेगी, तो इसलिए जो है पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की डेमो क्लास को। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? तो दोस्तों, हिंदी की जो पहली कहानी लेखिका हैं उनका नाम क्या है? ऑप्शन है दोस्तों इसमें बंग महिला, सत्यवती या चंद्र किरण या चंद्रकांता। तो दोस्तों, हिंदी की जो पहली कहानी लेखिका है उनका नाम है बंग महिला। ठीक है दोस्तों, क्या है? बंग महिला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। तो दोस्तों, खड़ी बोली के सर्वप्रथम जो लोकप्रिय कवि हैं कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो दोस्तों, यहाँ पर खड़ी बोली में जो सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? तो दोस्तों, फणीश्वर नाथ रेणु की इसमें से कौन सी रचना है? गबन, गीतांजलि, मैला आंचल या कामायनी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसमें से जो मैला आंचल है इसकी रचना फणीश्वर नाथ रेणु ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारी जो क्लास है इसके अंतर्गत आपको डिटेल क्लास भी देखने को मिलेगी। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्लास प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन ये हमारी डेमो क्लास है इसलिए इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में रखा है। तो आप ज़रूर वॉच कीजिएगा और साथ ही दोस्तों अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोदान किसकी रचना है, यानी कि गोदान किसकी कृति है? फणीश्वर नाथ रेणु या प्रेमचंद्र या अज्ञेय या जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों, गोदान जो रचना है वो किसकी रचना है? ये है दोस्तों हिंदी के सबसे प्रसिद्ध जो लेखक हैं कवि हैं वो हैं प्रेमचंद्र। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हिंदी में जो है मुंशी प्रेमचंद जी की काफ़ी रचनाएं हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, अभी भी जिनका इम्पोर्टेंस बहुत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, जिसमें से गोदान एक सबसे महत्वपूर्ण कृति है हिंदी में। ठीक है, तो प्रेमचंद्र की रचना है गोदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कस्तूरी कुंडल बसे ये आत्मकथा किसकी है? तो ऑप्शन है शीला झुंझुनवाला या मैत्रेयी पुष्पा की या कुसुम अंचल की या गोपाल प्रसाद व्यास की। तो दोस्तों, जो कस्तूरी कुंडल बसे ये आत्मकथा है खुद की, और ये आत्मकथा किसकी है दोस्तों? यह है मैत्रेयी पुष्पा की। ठीक है, तो मैत्रेयी पुष्पा ने अपने जो है आत्मकथा को कस्तूरी कुंडल बसे नामक रचना के अंतर्गत अपनी आत्मकथा लिखी है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो दोस्तों, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है पूछा गया है। ऑप्शन है मुद्रा राक्षस या बलराज पंडित या हबीब तनवीर या नागबोडस। तो दोस्तों, जो चरणदास चोर है ये एक कृति है, और ये किसकी कृति है, किसकी रचना है दोस्तों? ये है दोस्तों हबीब तनवीर। किसकी है? हबीब तनवीर की रचना है दोस्तों चरणदास चोर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। तो दोस्तों भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये किसका कथन है? तुलसीदास, भिखारी दास या केशव दास या मतीराम? तो दोस्तों भूषण बिनु न विराजई कविता वनित मीत, ये जो रचना है दोस्तों, ये जो कविता है, ये जो कथन है दोस्तों, ये है केशव दास का। किसका कथन है दोस्तों? केशव दास का कथन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों जो ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि हैं, उनका दूसरा नाम, उनको किस नाम से जाना जाता है? किस प्रकार के कवि के रूप में उनको जाना जाता है? ऑप्शन है सिद्ध कवि, नागपंथी कवि, भक्ति कवि या संत कवि। तो दोस्तों जो ज्ञानमार्गी शाखा के जो कवि हैं, उनको किस नाम से पुकारा जाता है? वो जाना जाता है दोस्तों, ज्ञानमार्गी शाखा के जो सभी कवि हैं दोस्तों, उनको संत कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको संत कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों कभी एग्जाम में किसी संत कवि वाली बात आती है तो वहाँ पर ज्ञानमार्गी शाखा के जो कवि हैं उन्हीं के नाम उसमें मेंशन किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन मुसलमान हरिजनन पर कौटिन हिंदुन वारिये, यह कथन किसका है? तो जो वाक्य है दोस्तों, इन मुसलमान हरिजनन पर कौटिन हिंदुन वारिये, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है रसखान का, भारतेंदु का, परशुराम चतुर्वेदी का या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये जो है जो वो कथन कहा गया है, ये भारतेंदु जी का कथन है। ठीक है दोस्तों, किसका कथन है? भारतेंदु जी का कथन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ये आपके आगामी एग्जाम में आएगा। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पुष्पदंत या धनपाल को या शालिभद्र सूरि को या स्वयंभू को। तो दोस्तों जो अपभ्रंश का वाल्मीकि के नाम से जाने जाते हैं वो हैं दोस्तों स्वयंभू। स्वयंभू को दोस्तों अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद वरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों चंद वरदाई की बात करें तो किसके दरबारी कवि थे? महाराजा हमीर सिंह के या महाराज विसल देव के, महाराणा प्रताप के या पृथ्वीराज चौहान के? तो दोस्तों जो चंद वरदाई थे, चंद वरदाई जो है मुख्यतः जो दरबारी कवि थे दोस्तों, वो थे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि। ठीक है, तो चंद पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे दोस्तों वो थे चंद बरदाई। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी जो है, इनको जायसी शब्द इनको क्यों कहा गया? क्योंकि ये क्या थे? जायस पौत्र में पैदा हुए थे, या जायस मत को मानते थे, या जायस नामक स्थान के निवासी थे, या इनमें से कोई नहीं। तो मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये जायस नामक स्थान के निवासी थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि अधिकांश में क्या होता है दोस्तों, किसी के नाम के पीछे जो शब्द होते हैं वो उन्हीं के पैदाइशी या उनके मानने वाले लोगों से होते हैं। बट ये जो है इनके स्थान के नाम से मलिक मोहम्मद, इनका जायसी इनका नाम जुड़ा है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है, हिंदी साहित्य में अपनी साख छोड़ने वाले, केवल एक ही रचना से, अपने एक ही कृति से हिंदी साहित्य में जो अमर होने वाली वो व्यक्ति कौन है? रहीम, मतीराम, बिहारी या देव? तो दोस्तों हिंदी साहित्य में ऐसे कौन कवि हैं जिनकी केवल एकमात्र रचना है, एकमात्र कृति है? तो वो हैं दोस्तों बिहारी। कौन है दोस्तों? बिहारी दोस्तों जो है रीतिकाल के ऐसे कवि हैं जिनकी केवल एकमात्र कृति है और वो इसी कृति पर हिंदी साहित्य में अमर हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है दोस्तों बिहारी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत के नाम से किस कवि को कहा जाता है? सेनापति को, चिंतामणि को, मतीराम को या केशवदास को? तो कठिन काव्य का प्रेत के नाम से कौन कवि जो है प्रसिद्ध हैं दोस्तों? वह हैं दोस्तों केशवदास। केशवदास दोस्तों कठिन काव्य के प्रेत के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे द्विवेदी ही हैं सारे कवि, ठीक है, जो रचनाकार हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है शांतिप्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम अवध द्विवेदी। तो दोस्तों द्विवेदी युग जो बना है वो द्विवेदी युग का नामकरण किस के नाम पर हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि लेखक दोस्तों द्विवेदी प्रसाद जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके नाम पर ही इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है? तो दोस्तों हिंदी प्रदीप जो है इनके संपादक कौन हैं? राधा कृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या लाला भगवान दीन। तो दोस्तों हिंदी प्रदीप नामक जो रचना है इसके ये जो संपादक हैं वो कौन है दोस्तों? इसके संपादक हैं दोस्तों बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट दोस्तों हिंदी प्रदीप के संपादक रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपके लाइक और कमेंट के बेस पे ही हमें पता चलेगा कि हमारी क्लास कैसी रही। तो हम आपके लाइक और कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है और जिससे हम लगातार क्लासेज प्रोवाइड करा सकें, ठीक है दोस्तों। इसलिए कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे से कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? तो दोस्तों इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक नहीं हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी या शांति प्रिय द्विवेदी। तो दोस्तों इसमें से अगर हम बात करें तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं ये हैं दोस्तों शांति प्रिय द्विवेदी, ठीक है। तो शांति प्रिय द्विवेदी जो है इसके संपादक नहीं रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर मुख्यतः देखें तो सरस्वती पत्रिका के जो मुख्य संपादक हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, लेकिन इनके साथ ही साथ दोस्तों श्याम सुंदर दास भी हैं, श्री नारायण चतुर्वेदी भी हैं और अन्य भी जो है कुछ संपादक और हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है। और अगर आपसे इनमें से इन तीनों में से कोई ऑप्शन अगर कभी किसी क्वेश्चन में आता है कि निम्नलिखित में से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं, तो हो सकता है इनमें से कोई एक ऑप्शन दे दे और आपको एक नया क्वेश्चन मिल सकता है। तो दोस्तों आप इनका नाम भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उसने कहा था के मुख्य पात्र का नाम है। तो उसने कहा था इसके मुख्य पात्र क्या है, कौन है? खालसा सिंह, करतार सिंह, लहना सिंह या परमिंदर सिंह। तो दोस्तों उसने कहा था इसके मुख्य पात्र कौन है, वो हैं लहना सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है ये बताना है। जन्मेजय का नाग यज्ञ या स्कंदगुप्त या ध्रुव स्वामिनी या सिंदूर की होली। तो दोस्तों इसमें से तीन ऐसे नाटक हैं जो जयशंकर प्रसाद के हैं, लेकिन इनमें से कौन सा इसमें से नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो प्रसाद की रचना नहीं है वो सिंदूर की होली, ये इनकी रचना नहीं है। इसके अलावा जन्मेजय का नागयज्ञ भी है उनका, और स्कंद गुप्त भी है और ध्रुव सामिनी भी। ए बी सी तीनों ऑप्शन इसमें इसके हिसाब से सही हैं, बट हमारे इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है पूछा गया है। तो सिंदूर की होली रचना जो है ये जो है प्रसाद की रचना नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। तो दोस्तों हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया जाता है? ऑप्शन है जीवनी काल, पद्य काल, संस्मरण काल या गद्य काल। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है इसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है?
इसको जाना जाता है दोस्तों गद्य काल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये डेमो क्लास है दोस्तों, तो इसमें हमने केवल 20 क्वेश्चंस इसमें रखे हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अपने उन साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो अन्य अभ्यर्थी भी इसे देख रहे हैं, वो अभ्यर्थी भी इसको ज़रूर अपने उन साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो हिंदी से फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तो ये हमारी डेमो क्लास थी, इस पर आपका रेस्पॉन्स डिपेंड करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो रेस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।